हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मोहकम सिंह आपका स्वागत करता हूं तो अपने पढ़ने बेटा आपकी क्लास 11 और उसकी इंग्लिश। आपकी बुक है वोवन वर्ड्स जो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार की गई है। उसमें बहुत अच्छे ऐसेज, शॉर्ट स्टोरीज एंड पॉइंट्स डाली गई हैं आपके पढ़ने के लिए। वो पे आप पढ़ते भी होंगे। अपने शॉर्ट स्टोरीज सेक्शन है, उसमें कुछ स्टोरीज अपने कर चुके हैं, एक दो रह गई हैं, यानी कि सिलेबस गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ा कट कर दिया गया है। मैं एक दो कर भी चुके हैं, लेकिन उसको अपना नुकसान मत माने कि आपका टाइम वेस्ट हो गया या मेरा हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। एवरीथिंग यू लर्न दैट मैटर्स एंड वर्क्स समटाइम, तो कहीं ना कहीं वो आपके काम आएगा। तो अभी थोड़ा वो शॉर्ट स्टोरीज एक दो छोड़ी हैं, अब सीधा थोड़ा पोइट्री सेक्शन पे आ रहा हूँ। मेरा दिल करता है कि इनमें बैलेंस बना रहना चाहिए, कहीं पोइट्री सेक्शन बुरा मान जाए कि आप भाई इंसाफ नहीं दे रहे हैं, तो उसको इंसाफ दिला रहा हूँ। ठीक है, तो पोइट्री सेक्शन है, उसके आज अपने पोइम करेंगे। जैसे शॉर्ट स्टोरीज बहुत ही बढ़िया राइटर्स की आपको थी, आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं, उसी तरह पोइट्री सेक्शन पॉइंट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन पोइट्स के द्वारा जो लिखी गई पोइट्रीज हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपके सिलेबस में ऐड की गई है बेटा। तो होप है जो मैंने शॉर्ट स्टोरीज आपको करवाई हैं वो आपने पढ़ी होंगी वर्ड टू वर्ड एज आई समराइज्ड यू दो स्टोरीज। तो आपने उनको पढ़ना था, मैंने आपको कहा था अगर पढ़ोगे तो वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन। तो समटाइम्स यू नीड टू रीड बिटवीन लाइन्स, तो यानी कि उनका डीप मीनिंग भी होता है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग और होता है, डीप मीनिंग और होता है साइड। तो अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा वर्ड बाय वर्ड भी, तो देयर आर लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस, इंग्लिश स्लैंग्स, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो और जितनी इंग्लिश सीखेंगे आपको उतनी नई ग्लॉसरी, वोकैबुलरी आपको उसमें से मिलेगी, विच विल बी हेल्पफुल इन योर फ्यूचर, जो आपके काम आएगी कभी भी, कहीं भी। और कहीं भी, कभी कहीं भी नहीं, आप मान लो हर जगह आएगी। ठीक है, तो क्योंकि आगे आने वाली सारी जनरेशन्स वो इंग्लिश में बात करेंगी भाई। आपकी टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादातर अब इंग्लिश बेस्ड है। मैं नहीं कह रहा आप अपनी मातृभाषा छोड़ें, लेकिन जितना नया सीखेंगे, स्पेशली वो जो अभी ट्रेंडिंग में है, तो वो आपका फ़ायदा है। यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी। तो आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने पर ही वो रहेंगे, उस पर डिपेंड रहेंगे, रेलेंट रहेंगे। बट आई थिंक कि आप खुद एक्सरसाइज करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, खुद नई चीज़ें फाइंड आउट करेंगे जो मैंने छोड़ दी हैं या मेरे से रह गई हैं, वो आप अच्छे से ढूंढेंगे, अच्छे से उन पर वर्क करें। तो आज अपने एक जो पॉइंट करने जा रहे हैं, तीन चार जो पॉइंट्स हैं, आई थिंक 5 पॉइंट्स हैं, वो आपके सिलेबस में कट कर दी गई हैं। लेकिन आज जो अपने पॉइंट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उसका नाम है The world is too much with us. The world is too much with us. तो ये जो पोइम है ये लिखी गई है विलियम विलियम वर्ड्सवर्थ। पोइम का नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बेटा जन्म है वो हुआ अप्रैल 1770 में, 1770 की अप्रैल में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कह लो, इंग्लैंड में कह लो, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इनका क्या हुआ बेटा, बर्थ हुआ अप्रैल 77। और अप्रैल 1850, 1850 इनकी क्या हो गई, डेथ हो। तो उन्होंने 80 साल क्या की, जिंदगी जी, एंजॉय की, पता नहीं की, उनको पता है। तो 80 साल उनका जीवन काल था। इंग्लैंड में उनकी क्या हो गई बेटा, डेथ। ही वॉज फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोइट। पोइट तो थे, लेकिन उनका फेमस जेनर, फेवरेट जेनर क्या था?
रोमांस, वो रोमांटिक पॉइंट्स लिखा करते थे और उनकी रोमांटिक पॉइंट्स यानी कि उन्होंने एक उनको रोमांटिक पॉइंट्स को क्या दिया, एक नई दिशा प्रदान की। उनके साथ इस इंग्लिश रोमांटिज्म को, रोमांटिक पॉइंट्स को एक नई दिशा देने के लिए, एक नया सुर देने के लिए, नया सूर्य उगाने के लिए उनका जिसने साथ दिया उनका नाम था सैमुअल टेलर कोलब्रिज। सैमुअल टेलर कोलब्रिज। तो अपने जो पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। 1770 में जन्म हुआ, 1850 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में ये इन्होंने अपनी पढ़ाई की। इंग्लैंड में ही है वो भी, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में जन्म हुआ, इंग्लैंड में इनकी क्या हो गई, डेथ हो। मैग्नम ऑपस इनका जो फेवरेट और बहुत ही फेमस इनका जो राइटिंग्स का सेक्शन माना जाता है, उससे ये सभी जगह फेमस हो गए, लोगों को पता लगा इनके बारे में। और इनको माना जाता है कि इंग्लिश रोमांटिक जो पोइट्री है उसको जन्म देने वाले यही हैं। कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। अभी बेटा आपने आपकी क्या करते हैं, पोइम शुरू करते हैं। आप बुक में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही वंडरफुल पोइम है, बहुत ही अच्छा मीनिंग है, और ये नेचर के ऊपर है, कुदरत, कुदरत से प्यार और जीवन का नीरस और जीवन आदमी के इंटरेस्ट। टुडेज लाइफ, व्हाट वी आर डूइंग नाउ डेज, व्हाट शुड वी डू। तो एक बहुत ही अच्छी सीख दी गई है इस पोएम में, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। द फर्स्ट लाइन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। ये संसार हमारे साथ ही है, हम भी संसार का हिस्सा हैं, लेट और सून। इसको चाहे आप आज समझ लो, चाहे कल समझ लेना, जल्दी समझ लो, लेट समझ लेना, लेकिन हम संसार के साथ हैं, संसार हमारे साथ। Getting and spending, we lay waste our past. प्राप्त करते हुए या देते हुए, कुछ भी समझ लो, प्राप्त किया या दी। We lay waste our past, जो भगवान ने हमें पावर्स दी हैं, जो शक्तियां दी हैं, सूंघने की, देखने की, सुनने की, महसूस करने की, क्या कर रहे हैं हम, वेस्ट कर रहे हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, प्राप्त करते हुए चीजों को खर्च करते हुए, यानी कि इस दुनियादारी में जब हम कह लो मंजे हुए हैं, उसमें हमारा रुझान सारा दुनियादारी में है। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम अपनी पावर्स को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। वी ले आवर पावर्स। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। लिटल, एक लिटल होता है, का लिटल होता है, कितना लिटल होता है, इसमें लिखा है लिटल। लिटल यानी कि नामात्र सा। तो लिटल वी सी इन नेचर, हम उस प्रकृति में, उस नेचर में, उस कुदरत में जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसमें हम क्या देखते हैं, लिटल, नामात्र सा, यानी कि उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। दैट इज आवर्स, जो हमारा है, ये जो हमारा वातावरण है, हमारा आसपास है, सराउंडिंग्स है, ये नेचर है, चारों तरफ ये आवरण है, हमारा है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। लिटिल वी सी इन नेचर, में कुदरत में, प्रकृति में आसपास क्या हो रहा है, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। हम अपनी जो पावर्स है, जो सेंसेस हैं, इसको क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। हमें आंखें दी है भगवान ने, पावर है, भगवान ने हमें पावर दी है क्या करने की, देखने की, हम नहीं देख रहे हैं। प्रकृति कितनी सुंदर है,
हम स्मेल नहीं ले रहे हैं, कितनी खुशबूदार चीजें, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, भगवान ने बुद्धि दी है। हम वो प्रकृति की आवाजें, मनोहर मधुर आवाजें हम सुन ही नहीं पा रहे हैं, हमें कान दिए। हम प्रकृति की किसी भी चीज का आनंद नहीं उठा रहे हैं। वी आर वेस्टिंग आवर पावर, गेटिंग और स्पेंडिंग। द लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ ही सेज, we have given our hearts away, a sordid boon। क्या करना? a sordid boon। sordid खराब हुआ, खत्म, बेकार। boon क्या होता है? boon होता है आशीर्वाद, blessings को boon कहा। This is we have given our hearts away। हार्ट्स दिल को कह लो, आत्मा को कह लो, दिमाग को कह लो, सूझबूझ को कह लो, कॉन्साइज समझ को कह लो, अंतरात्मा को कह लो, अपने मन को कह लो, उसको उसने हार्ट कहा। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। हमने अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी समझ को त्याग दिया है, यानी कि हम उसको खो बैठे हैं। और ये कैसा वरदान है? एक सॉर्डिड, बेकार सा वरदान हमें मिला है। यानी कि जो वरदान हमें मिला था, प्रकृति ने हमें दिया, हमने उसको क्या कर दिया? बेकार कर दिया, खत्म, खराब कर दिया। प्रकृति ने हमें उसका आनंद उठाने के लिए आंख कान दी, समझ दी, एक दिल दिया उसका आनंद उठाने के लिए। लेकिन व्हाट वी डिड, वी जस्ट वेस्टिंग आवर पावर्स, वो खराब कर रहे हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमें अपनी आत्मा को ही निकाल दिया है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें सिर्फ क्या काम है? पैसा पैसा पैसा, चारों तरफ पैसा। कहाँ से पैसा बन रहा है? यहाँ से कमा ले, यहाँ से कमा ले, यहाँ से। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। इससे ज्यादा अपन कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन what we should do, we should care what's happening around us, what is important, what the earth or nature has given us, what kind of blessings we are bestowed with, में क्या क्या चीजें प्रदान हुई हैं, परमात्मा ने, भगवान ने हमें क्या क्या दिया। बट हम ऐसा है भी, हमने तो अपनी आत्मा, अपनी जो समझ है अच्छे बुरे की, कॉन्साइंस को अपने क्या कर दिए? निकाल के। The sea that bears her bosom to the moon, sea, समुद्र, that bears her bosom, जो ऐसे अपने हाथ फैलाकर खड़ा है। तो सी अपने क्या कर रहा है? अपने हाथ फैलाकर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? टू द मून, उस चंद्रमा की तरफ। यानी कि उस चंद्रमा की चांदनी में वो उस नज़ारे की बात कर रहा है। उस चंद्रमा की चांदनी में वो समुद्र, वो नीला पानी, ऐसे लग रहा है मानो उस चंद्रमा के लिए अपने हाथ फैलाकर उसको क्या कर रहा है? आमंत्रित कर रहा है। वो उस प्राकृतिक के सौंदर्य को दर्शा रहा है। अलंकार वो उस ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहा है। दैट सी bears its bosom। ठीक है। नेक्स्ट लाइन, द winds that will be howling at all hours। हॉलिंग का मतलब बहना, गुजरना, आवाज करते हुए। जो हवाएं सारा दिन 24 घंटे बहती रहती हैं, उसकी मधुर आवाजें। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं, हम बंद बिल्डिंगों में, बंद कमरों में सारा दिन कंप्यूटर कंप्यूटर। यानी कि जो भी वर्किंग लाइफ आजकल चल रही है, इस मटेरियलिस्टिक वे, वी आर इन अ रैट रेस, अर्निंग मोर एंड मोर, वर्किंग मोर longer hours, but what we are getting, we are just getting anxiety, we are getting stress, we every day we fall prey to, you can say, depression and another kind of disease। आज से पहले आपने कभी सर्वाइकल नहीं सुना होगा अपनी पुरानी पीढ़ियों से,
कैंसर नहीं सुना होगा, किसी से डिप्रेशन नहीं सुना होगा, किसी से स्ट्रेस नहीं सुना होगा, एंजाइटी वर्ड ही नहीं सुने होंगे, लेकिन आजकल हैं। बिकॉज द बैक डेज दे यूज टू अडोर द नेचर, दे यूज टू लिव इन द नेचर। प्रकृति में रहते थे, उसकी वो सराहना करते थे, उसको एंजॉय करते थे, बाहर खुले में सोते थे, उसको एंजॉय करते थे, उधर नेचुरल चीज़ें वो खाते थे, नेचुरल ही वो चीज़ों को एंजॉय करते रहते थे, अडॉर करते थे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड टुडे। वो कहते थे सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। ओके, वो जो समुद्र हाथ फैलाए खड़ा है उस चंद्रमा के लिए, और जो हवा 24 घंटे बह रही है, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। गैदर्ड हम ऐसे इकट्ठे हुए पड़े हैं, कैसे? स्लीपिंग फ्लावर्स। एक फूल कब अच्छा लगता है? जब वो मुरझाया हुआ हो या फूल खिला हुआ हो। ऑब्वियसली वो जब अपने ब्लॉसम पे होगा, ठीक है। तो जब फूल एक सोया हुआ है, एक मुरझाया हुआ है, हम वैसे हो चुके हैं जो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सूर्य कहाँ है, आसपास क्या आ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक मुरझाए हुए फूल की तरह पड़े। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। प्रकृति में जो भी चल रहा है उस सभी के लिए हम क्या हैं? वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम उस प्रकृति के आनंद से हम बाहर हो चुके हैं, आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, कितना सुंदर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। वी डोंट केयर, वी डोंट बॉदर, वी आर आउट ऑफ ट्यून। तो हम उसका जान ही नहीं रहे। कई बार कहते हैं ना, इस बात से मुझे क्या लेना देना। उसी तरह अपने मनों में अपने का नहीं है, लेकिन अपना सेंस वही है कि हो रहा है प्रकृति में जो भी हो रहा है, मुझे क्या लेना देना, ठीक है। वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम सिर्फ उस मटेरियलिज्म में, भौतिकवाद में, सिर्फ पैसा कमाने में, सिर्फ चीज़ें जोड़ने में, नई खिड़की लगा लो, नया गेट लगा लो, नया कंप्यूटर ले आओ, लैपटॉप ले आओ, नया टीवी ले आओ, नए मैट लगा लो, नया सोफा ले लो, नई कार ले लो, नया घर डाल लो, नई गाड़ी ले लो, नई घड़ी ले लो, यही मोबाइल ले लो, एप्पल ले लो, 12 ले लो, प्रो ले लो। तो इसी में लोग लगे हुए हैं बेटा, नेचर में कोई इंटरेस्ट। इट मूव्स अस नॉट, हम इससे प्रभावित नहीं होते हैं, प्रकृति से प्रभावित नहीं होते हैं। ग्रेट गॉड, हे भगवान, I had rather be a pagan, suckled in a creed outworn, suckled in a creed outworn। वो कहता है कि भगवान, इससे अच्छा जो मैं अब हूं, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, इससे अच्छा मैं क्या होता? एक पैगन होता। एक घिसे पिटे पंथ में मुझे एक क्या घोषित कर दिया जाता है? एक पैगन घोषित कर दिया जाता। पैगन वो लोग होते हैं, इंग्लैंड में फर्स्टली इनको नेम दिया गया पैगन। दीज आर द पीपल जो ऑबे नहीं करते हैं किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, जो ऑबे नहीं करते हैं एंड फॉलो भी नहीं करते हैं किसी भी रिलीजन को। दे जस्ट थिंक दैट नेचर इज एवरीथिंग, वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर। हम सिर्फ, हमें नेचर की ही पूजा करनी चाहिए, नेचर को ही अडोर करते हैं, नेचर से ही वो सब प्यार करते हैं। फॉर देम एवरीथिंग इज नेचर, नेचर ही सब कुछ है। धर्म ग्रंथ वो सभी को नकारते हैं, किसी में भी विश्वास नहीं करते हैं, वो होते हैं पैगन। तो वो कहता है, हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं किसी धार्मिक पंथ से निकाला हुआ या घोषित किया गया एक पैगन ही होता। तो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट प्ली, तो क्या करता मैं? तो मैं इस मनोहर, इस खूबसूरत एक घास का मैदान है, उसके किनारे पर खड़ा होता या उसके बीच में खड़ा होता और उसका आनंद ले रहा था। पैगन नेचर को सराहते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, उसी की खूबसूरती को बयान करके मजे लेते हैं। वो कहता मैं एक पैगन होता तो अभी मैं इस घास के मैदान में जिसमें मैं खड़ा हूं को एंजॉय कर रहा था। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, मैं उस चीजों की अंतर्जात प्राप्त करता, उस चीजों के मेरे को वो
नज़ारे देखने को मिलते जो मेरे को अकेलापन महसूस नहीं होने देते। फॉरलॉन क्या होता है? अकेलापन। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन, जो मुझको कम से कम अकेला महसूस होने देते, मैं ऐसे पलों का आनंद मानता। ठीक है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, मैं उस सी से, उस प्रोटियस के राइज होते हुए को मैं देख सकता। प्रोटियस इज प्रोजेक्टेड टू द गॉड ऑफ सी, उसको माना जाता है कि वो समुद्र का देवता है प्रोटियस। ग्रीक मेथोडोलॉजी में माना जाता है, यानी कि यूनानी सभ्यता में जो उनके वो मिथ्स हैं, उनमें कथा कहानियों में प्रोटियस नाम दिया गया है समुद्र के देवता को। तो वो कहता है मैं समुद्र के देवता को उसमें से निकलते हुए देख पाता, इंजॉय करता। बात से भी कहने का मतलब है कि मैं समुद्र के पानी को यानी कि प्रकृति को एंजॉय करता। और हियर ओल्ड टाइटन ब्लो हिज वेदर्ड हॉर्न, ये भी अभी यूनानी सभ्यता से आए हुए शब्द हैं। ट्राइटन यानी कि ट्राइटन उसको समुद्र के देवता का पुत्र माना जाता है, उसका जिसका आधा शरीर एक मछली के जैसा होता है, आधा एक इंसान का, और उसको एक शंख बजाते हुए दिखाया जाता है। ठीक है। तो कहते हैं और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज वेदर्ड हॉर्न, और मैं उस क्या करता, उस ट्राइटन, ओल्ड ट्राइटन को एक शंख बजाते हुए सुनता। शंख का मतलब मैं समुद्र की लहरों की आवाज़ों को और इसमें से जो हवा बहकर निकल रही है तो मैं क्या करता, इंजॉय करता। हे भगवान, अगर मैं इसमें इंटरेस्ट लेता, यानी कि मुझे तुम पैगन ही बना दे, उस पुराने मटेरियलिस्टिक इंसान की जगह पे मुझे तुम क्या बना दे, पैगन बना दे, और मैं इन सब चीज़ों का इंजॉय करता। तो इसमें विलियम जो वर्ड स्मिथ हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको समझ आ ही गया होगा कि जस्ट वांट टू से अस कि वी शुड रिस्पेक्ट द नेचर, वी शुड रिस्पेक्ट द अर्थ। इन आवर होली बुक्स नेचर इज टाइटल्ड एज मदर नेचर, प्रकृति को माँ का रूप दिया गया है, दर्जा। तो वही सब कुछ है, प्रकृति है तो हम हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो अपने उसको डर लग रहा है ना कि धरती खत्म हो जाएगी, तो यानी कि प्रकृति को खतरा है, तो प्रकृति ही हमारे लिए सब कुछ है। आप स्ट्रेस होती है, डिप्रेशन होता है, तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ दिन छुट्टियां बिता के आए। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी एरिया में ही सबसे ज़्यादा क्या आता है, प्रकृति दर्शन होता है। पहाड़ होते हैं, वहाँ नदियाँ होती हैं, वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, थोड़े से जंगली जानवर होते हैं, जहाँ प्रकृति का सबसे ज़्यादा स्पर्श हो वहाँ प्रेफरेंस दी जाती है टू रिलीव फ्रॉम डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। दैट्स व्हाई द नेचर इज इम्पॉर्टेंट। एंड नाउ डेज जस्ट रनिंग आफ्टर मनी मनी मनी, ये भी मेरा, ये भी मेरा। So in here, poet just want to get some glimpses of nature and asking God to make him a pagan, जो सिर्फ नेचर 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 को ही प्यार करता है। होप आपको ये पॉइंट समझ आई होगी। आप इसको एक बार दो बार फिर से पढ़ें और इसमें से कोई नई चीज़ें निकालने की कोशिश करें, और कोई मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ रहा है, दैट विल बी वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच।